हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्ञान की इस नई दुनिया स्कोर पाथ में। इस वीडियो में हम क्लास 12 के सिलेबस के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले नंबर पे कूलॉम का नियम, फिर कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत एंड लास्ट में हम देखेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। चलिए पहले शुरू करते हैं कूलॉम के नियम से। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। आकर्षण बल जो कि विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग प्रकार के आवेशों के बीच लगता है, और प्रतिकर्षण बल जो कि समान आवेश यानी कि सजातीय आवेशों के बीच लगता है। लेकिन इस वैद्युत बल का मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमें बताता है कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ k एक नियतांक है। इस नियतांक का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन आर उस माध्यम के सापेक्षिक वैद्युतशीलता है जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे गए हैं। इस सापेक्षिक वैद्युतशीलता को प्रावैद्युतांक भी कहते हैं। इस प्रावैद्युतांक को कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग माध्यम के लिए इस कैपिटल K का मान अलग अलग होता है। चलिए कूलॉम के नियम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, वैद्युत बल किसके बीच लगता है? केवल और केवल उसी वस्तु के बीच ना, जिनके पास आवेश होता है। यदि कोई आवेश नहीं होगा तो कोई वैद्युत बल भी नहीं होगा। अगर थोड़ा सा आवेश होगा तो थोड़ा सा वैद्युत बल होगा। अगर आवेश का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वैद्युत बल होगा। इसका मतलब जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल है वो पहले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है और दूसरे आवेश के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अब मुझे ये बताइए कि यदि दोनों आवेश पास पास होंगे तब दोनों के बीच में बल ज़्यादा लगेगा या फिर दूर दूर होने से? ठीक है, आप दोनों आवेशों को एक चुंबक की तरह समझिए। यदि दो चुंबक पास पास रहेंगी तब एक दूसरे पर ज़्यादा चुंबकीय बल लगाएंगी या दूर दूर होने पर? बिल्कुल, जब पास पास रहेंगी तब ज़्यादा बल लगाएंगी, दूर हो जाने पर कम बल लगाएंगी। आवेश भी ठीक चुंबक की तरह होता है। जितना पास रहेगा उतना ही ज़्यादा बल लगाएगा, जितना दूर होता जाएगा उतना ही बल का मान कम होता जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि दूरी के बढ़ने पर वैद्युत बल का मान कम हो जाएगा। इन तीनों को मिलाने पर वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की। जब भी मैं अनुक्रमानुपाती का साइन हटाता हूँ और बराबर का साइन लगाता हूँ तो एक नियतांक आता है। नियतांक मतलब नियत अंक, फिक्स्ड वैल्यू। मेरे पास कुल फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ स्मॉल के माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अभी अभी हमने देखा था इस स्मॉल के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कभी कभी इस एप्सिलॉन आर को लिखते हैं कैपिटल के, तब इसका मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, जहाँ कैपिटल के परावैद्युतांक होता है उस माध्यम का जिसके बीच में दोनों आवेश रखे हुए हैं।
किसी भी माध्यम के पराविद्युतांक k का मान अलग अलग होता है। जैसे वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है, किसी अन्य माध्यम के लिए k का मान 1 से ज़्यादा होता है। धातुओं के लिए इस k का मान अनंत होता है। अतः वायु या निर्वात के लिए इस स्मॉल k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैपिटल K का मान 1। वायु या निर्वात के लिए स्मॉल k का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए कूलॉम के नियम से प्राप्त वैद्युत बल के फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। इसके लिए सपोज पहला धनावेश q1, इसके पोजीशन वेक्टर r1 है, और दूसरा धनावेश q2, इसके पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश r2 है। तब पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश का स्थिति सदिश r21 होगा और इसी डायरेक्शन में एकांक सदिश r21 कैप होगा। इसी प्रकार पहले आवेश का दूसरे आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश r12 होगा और इसी डायरेक्शन में एकांक वेक्टर r12 कैप होगा। चूंकि दोनों धनावेश हैं, अतः दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल की डायरेक्शन इन दोनों एकांक सदिशों के अनुदिश होगी। अब हम लिखते हैं दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल और पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल को वेक्टर फॉर्म में। इसके लिए हमें सदिश के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सदिश को लिखने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला, उस सदिश का परिमाण यानी कि उसकी वैल्यू, और सेकंड, उसकी दिशा। किसी भी सदिश के परिमाण को उसकी दिशा से गुना कर देने पर हमें वो सदिश राशि मिल जाती है। आइए इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हमें पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाले बल को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हमें इन दोनों बल का परिमाण जो कि कूलॉम के नियम से मिलता है और गुना इनकी दिशा। अब देखते हैं कि इनकी दिशा किधर होगी। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा किधर है? बिल्कुल इस एकांक सदिश की दिशा में, यानी कि r12 कैप। इसी प्रकार दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाली बल की दिशा किधर है? बिल्कुल इस एकांक सदिश की दिशा में, यानी कि r21 कैप। जहां पर इन दोनों बलों का परिमाण मिलता है कूलॉम के नियम से, जो कि है स्मॉल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों परिमाण को ऊपर रखने पर हमें मिलता है F12 वेक्टर फॉर्म में k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r12 कैप, और F21 वेक्टर फॉर्म में स्मॉल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r21 कैप। जहां हमें पता है कि r12 कैप और r21 कैप यानी कि दोनों एकांक सदिश एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में हैं। अतः वैद्युत बलों को वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको समझने के लिए सपोज
हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ n आवेश रखे हुए हैं, जिनके मान क्रमशः Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn है। ये सभी आवेश इस आवेश पर अलग अलग बल लगाएंगे। जैसे Q1 इस आवेश पर F1 बल इस डायरेक्शन में लगाएगा, Q2 इस आवेश पर F2 बल इस डायरेक्शन में लगाएगा, Q3 इस डायरेक्शन में F3 बल एंड सो ऑन Qn इस आवेश पर Fn बल लगाएंगे। अतः इस चार्ज Q पर कुल बल इन सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। F3 एंड सो ऑन Fn। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एंड इस वीडियो का लास्ट टॉपिक वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। जैसे कि हम लोगों ने समझा है कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल होते हैं। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वैद्युत बल के फॉर्मूले में इस K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल G आता है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस कैपिटल G का मान हर माध्यम के लिए सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। चाहे आप पृथ्वी पे चले जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, इस कैपिटल G का मान कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से दुर्बल होता है। यानी कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर वैद्युत बल होता है। हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में देखेंगे कि प्रोटॉन्स के लिए वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 टाइम्स ज्यादा होता है। चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अन्य टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।